नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स 11 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक की। तो इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो जो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है, तो ये 17 लोगों को दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और वर्ष 2023 के लिए 17 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शिक्षकों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा। तो जो हेली मेडिकल सर्विस है, तो ये शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य बनेगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा हेली मेडिकल सर्विस शुरू करने वाला। तो उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है और ये सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की, तो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? आपदा आने से पहले हताहतों की संख्या को कम करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो एमओयू किस आईआईटी के साथ किया है? तो ये भी किया गया है आईआईटी रुड़की के साथ। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इस एमओयू का जो उद्देश्य है, तो सेवारत कर्मियों के लिए युद्ध चिकित्सा सहायता और रोगी देखभाल में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दिवंगत जनरल बिपिन रावत, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। और भारत के जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो है जनरल अनिल चौहान। तो दोस्तों, जो भी उत्तराखंड करंट अफेयर के जो नोट्स हैं, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जी की, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। इस ऐप में जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपका उत्तराखंड करंट अफेयर आया, डेली करंट अफेयर आ गया, या उत्तराखंड जी के रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गए, तो सभी नोट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप jardhari-classes.in सर्च करते हैं, तो इस वेबसाइट में आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे। तो वहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो जो एशियाई विकास बैंक है, तो इसने भारत में मियो ओका को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में
नियुक्त किया है। जो एशियाई विकास बैंक है, ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो इसके लिए अष्टलक्ष्मी, इसका जो शुभंकर है अष्टलक्ष्मी, इसे लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अनावरण किया है और इसका शुभंकर रखा गया है अष्टलक्ष्मी। जो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका आयोजन असम गुवाहाटी में किया जा रहा है और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण है, वो वर्ष 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था। दूसरा संस्करण 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था और जो तीसरा संस्करण था, उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। और अब जो चौथा संस्करण है, ये असम में किया जा रहा है और इसके शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने नेल्सन नेल्सन मंडेला पुरस्कार से निमांस को सम्मानित किया है। निमांस को सम्मानित किया गया है, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो निमांस फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो निमांस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने नेल्सन मंडेला पुरस्कार की जो शुरुआत है, इसको देने की शुरुआत की थी साल 2019 में। नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और ये दिवस जो है सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस बार सरोजनी नायडू की ये 145वीं जयंती मनाई जा रही है। तो 145वीं जयंती मनाई गई सरोजनी नायडू की। जो सरोजनी नायडू है, इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, तो इसका जो नया अध्यक्ष है नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। तो नवाफ सलाम को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और जो कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार ये सलाह देता है। इसमें है 193 देश। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसमें कितने देश है? 193 देश शामिल है। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चयन किया जाता है। तो इन दो संस्थाओं द्वारा इनका चयन किया जाता है 9 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो जो पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो ये कहाँ हुई है? ये हुई है दक्षिण अफ्रीका में। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और ये इसका 15वां संस्करण था। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता रहा है भारत। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो जो संगीत नाटक अकादमी है, तो ये अपना पहला जो क्षेत्रीय जो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र है, इसको हैदराबाद में स्थापित करेगी।
तो संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी और संगीत नाटक अकादमी का जो ये अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1953 में और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो संगीत नाटक अकादमी है इसके प्रथम अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार और वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर संध्या पुरेचा और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो जो संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में केरल सरकार ने केपीपी नाम्यार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो केरल सरकार द्वारा एस सोमनाथ को केपीपी नाम्यार अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के लिए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE केरल अनुभाग ने प्रतिष्ठित केपीपी नाम्यार पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो ये पुरस्कार है, तो इस पुरस्कार का जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अग्रणी और IEEE केरल अनुभाग के जो संस्थापक थे अध्यक्ष केपीपी नाम्यार के नाम पर रखा गया है और यह राज्य के भीतर उन व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए IEEE दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शित किया हो। ऐसे लोगों को ये इस सम्मान से केपीपी नाम्यार अवार्ड से सम्मानित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती है इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनकी हाल ही में 200वीं जयंती मनाई गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इस बार इनकी ये 200वीं जयंती मनाई गई थी 2024 को। और वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। जो आर्य समाज है ये वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है और वह वर्ष 1876 में भारत भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। उनके द्वारा आर्य समाज की पहली इकाई की स्थापना औपचारिक रूप से 1875 में मुंबई में की गई थी और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा ली थी और उन्हें भारत के युग की चट्टान, हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज माना और उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट है तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है। तो गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो मिलन अभ्यास है तो इसे विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। तो जो मिलन अभ्यास है विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। जो मिलन अभ्यास है, मिलन एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और इसमें 50 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। इस साल की थीम रखी गई है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। जो मिलन अभ्यास है इसका संचालन कर रही है भारतीय नौसेना और जो मिलन अभ्यास है ये एक
द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत शुरू किया गया था। और इस अभ्यास में विदेशी देशों की भागीदारी शामिल होती है। और जो पहला संस्करण हुआ था उस टाइम इसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। और अब इसमें 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसे किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है? तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत असंवैधानिक घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इसमें 5 जजों की पीठ बैठी थी। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली जो चुनावी बॉन्ड योजना है, ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं को सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो सूचना के अधिकार के उल्लंघन के हवाले में इसे असंवैधानिक घोषित करार दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये 2017 में एक फाइनेंशियल माध्यम से शुरू की गई थी और 2018 में इसे लागू किया गया था। ये योजना कम्युनिकेशन को अपनी पहचान गोपनीय रखने के लिए पंजीकृत राजनीतिक व्यवस्था में योगदान करने की अनुमति देती है। तो दोस्तों ये हो गए आज इस वीक के करंट अफेयर। और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जी के, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। इसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा jardhariclasses.in, और इस वेबसाइट में जरधारी क्लासेस के जितने भी ई बुक नोट्स है वहां से आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।